बैक किया हमने और इसी तरह। हाँ, तो अब क्या करें हम? इसलिए मैं ऐसे करने से उसने बताया था ना पार्टिसिपेंट साथ। देखो मैंने अपना अनम्यूट कर रखा है, वीडियो भी खोल रखा है ना? तो क्यों नहीं है? उसने बताया था बीच में कहीं भी करी तो आता, हम पार्टिसिपेंट खोलते तो आ जाता था पहले तो। मोर में तो नहीं जाना है। अब अनन्या लाइव शो होने लगा है। बट आई कांट सी माई सेल्फ ना। हाँ हाँ, लाइव स्टार्ट हो गया, अभी अभी हुआ। लाइव स्टार्ट हो गया है। हाँ चलिए, मैं आप जब कहेंगे मैं बोलूंगी, बट आई कांट सी, आई कैन सी ओनली वन पर्सन। आई कांट सी आइदर माई सेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो कैसे करें? ये तो तुमने कहा था बीच में करने से ऐसे आता है, तो हमने वही पार्टिसिपेंट्स वाला खोलते थे तो हम खुद भी दिखते थे और भी दिखते थे। आज नहीं दिख रहे। हम आपको देख पा रहे हैं रूपरेखा जी। गैलरी व्यू करना पड़ेगा। ये ऐसे आ गया है। मैम आपकी जो स्क्रीन है ना, जो पूरी ब्लैक स्क्रीन है, उसमें सबसे ऊपर व्यू करके एक ग्रिड जैसा नजर आ रहा होगा। तो कभी तुम कैसा बताते तो आता, कभी कैसा बताते तो आता है। इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है है? नहीं, अभी शुरू हो गया ना मैं बोलना। वो स्पीकर व्यू से गैलरी व्यू कर लीजिए मैम। जी जी। एक मिनट। काय आ गई तुम? वर्षा, सबको म्यूट कर दें आप। निधि कर दे रहे हैं। निधि, हाँ हाँ, निधि बाकी सबको म्यूट कर रहे हैं। और वो होस्ट अगर कर सकें तो रूपरेखा वर्मा जी को हाँ कर देना, खुद कर लिया, ठीक है। Am I audible? मैं सुनाई दे रही हूँ? मैं सुनाई दे रही हूँ? हाँ हाँ, सुनाई दे रही हूँ। मैं निधि आज स्त्री मुक्ति संगठन द्वारा आयोजित चर्चा हमारा समाज और बलात्कार की संस्कृति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। I Nidhi from Allahabad welcome you all to this talk, Our Society and Rape Culture, organized by स्त्री मुक्ति संगठन। स्त्री मुक्ति संगठन स्त्रियों के उस छोटे किंतु सतत प्रयास का नाम है जिसका उद्देश्य सिर्फ स्त्री की मुक्ति का प्रयास नहीं, अपितु भारतीय समाज के उन सभी वंचित, शोषित और उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति है जिन्हें एक श्रेणीबद्ध समाज सदियों से दोयम दर्जे का मानता आया है। इस उद्देश्य की दिशा में संगठन के शुरुआती प्रयास 1987 में वाराणसी में नारी सभा के संगठन के रूप में हुए और फुटकर स्तर पर वाराणसी में मजदूर महिला तबके की महिलाओं के साथ काम किया गया। 1989 से 91 के बीच में दिशा महिला समूह के नाम से छात्रों, मजदूरों और औरतों के बीच काम किया गया। सन 2000 में औपचारिक रूप से स्त्री अधिकार संगठन स्थापित हुआ। किसी सरकारी या कॉर्पोरेट फंडिंग के बिना ही एक सेल्फ सस्टेनिंग संगठन के तौर पर हमने 2011 में स्त्री अधिकार संगठन को स्त्री मुक्ति संगठन का नाम दिया और वर्तमान में भी हम इसी नाम से कार्य कर रहे हैं। अपनी छोटी सी ताकत के साथ हम संगठन के तौर पर श्रेणीबद्ध गैर बराबरी वाले समाज में लगातार वर्ग, जाति, धर्म, जेंडर, क्षेत्रीयता के आधार पर अवसरों की गैर बराबरी, शोषण को न सिर्फ रेखांकित कर रहे हैं बल्कि उससे लड़ने के लिए केस वर्क के साथ साथ स्त्रियों को संगठित भी करते रहे हैं। हालांकि हमारा काम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होने वाले तमाम प्रयासों के सागर में सिर्फ एक बूंद मात्र की हैसियत रखता है, लेकिन हमें खुशी है कि वैचारिक राजनीतिक संघर्ष की लौ को हमने पिछले 21 सालों से भी अधिक से न सिर्फ समाज में जीवित कर रखा है बल्कि नई पीढ़ी के संघर्षों की मशाल में अपनी लौ को मिलाया भी है।
यह काम हम वार्षिक कार्यशाला, पब्लिक प्रोग्राम, मैगजीन, ब्लॉग, साहित्य, पोस्टर, लेक्चर, नुक्कड़ नाटक आदि माध्यमों के जरिए करते हैं। हमारे इन प्रयासों के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ढूंढ सकते हैं। अंग्रेजी में स्त्री मुक्ति संगठन के नाम से। संगठन में SANGHTHAN, लास्ट में ए नहीं है, STREE, स्त्री मुक्ति संगठन। इस नाम से हम फेसबुक पे हैं और हमारा ब्लॉग भी है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में हमारा एक प्रयास सम्मान दिवस भी है, जो हम को अधिक से 25 दिसंबर को बाबा साहब द्वारा मनुस्मृति जयंती की स्मृति की याद में मनाते आए हैं। भव्य देवी बेबी हल्दर जैसी दुधारू स्त्रियों को सम्मानित करने के साथ साथ विवाह करने वाली आज की इसी श्रृंखला में आज की हम आपके सामने रख रहे हैं। देखा सुना जाता रहा है कि स्त्री विमर्श और नारीवाद को बहुधा फैशन या फैड का नाम दे दिया जाता है और इसे नए जमाने की खाई अघाई औरतों का नया शगल मानकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई समय नहीं रहा कि जब दोयम दर्जे का जीवन जीती स्त्रियों ने अपने इस एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन ना किया हो, समाज से सवाल ना किया हो और जवाब की अपेक्षा न की हो। ईसा से 100 वर्ष पूर्व भी जो सवाल स्त्रियां उठा रही वो आज भी पूरी तरह संबोधित नहीं हो पाए हैं। इस संदर्भ में दुनिया भर की अनेक स्त्रियों की कलम से निकले शब्दों और कविताओं को हमारे सामने अपने स्वर में प्रस्तुत करा है डॉक्टर साधना आर्या ने। डॉक्टर साधना आर्या दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में अंग्रेजी की प्रोफेसर और सहेली नामक संस्था के फाउंडर मेंबर हैं। स्त्री प्रश्न पर सतत कार्यरत हैं। अब मैं साथी अनन्या से अनुरोध करूंगी कि वो डॉक्टर साधना आर्या का वीडियो प्रेजेंटेशन हमें दिखाएं। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सब? दिख रही है अनन्या? ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही? वीडियो नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही है। अच्छा, एक मिनट। मुझे नहीं दिख नहीं रही है। आवाज में भी ब्रेक है बहुत। लाइव अभी ऑन नहीं है। संध्या निधि किसी को भी बता दो, लाइव ऑन नहीं है, अभी लाइव आ नहीं रहा है फेसबुक पे। रूपाली, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है लाइव ऑन। नहीं आ रहा है। मैं फेसबुक ऑन करने के लिए बैठी हूँ कि शेयर करूँ, नहीं आ रहा है। अच्छा ओके। अनन्या स्क्रीन नहीं दिख रही है। उमंग लाइब्रेरी है स्टार्टेड। अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? ये वीडियो अंश पढ़ रही हूँ सहेली के 2003 के कैलेंडर से, जो 2002 के गुजरात नरसंहार के राजनीतिक संदर्भ में लाया गया था। दुर्भाग्यवश आज के संदर्भ में ये और प्रासंगिक हो गया है। पहली कविता अव्यार कुरंतोकई की है, जो 100 BC से 250 AD के बीच में लिखी गई थी। क्या मैं इन लोगों पर हमला करूं? क्या मैं इन पर हाथ उठाऊं? नहीं जानती।
क्या मैं कोई वजह खोजूं और पुकारूं इस शहर को जो मेरे दर्द से अनजान सोता है, ऐसे में जब तेज हवा के थपेड़े मुझे झकझोर रहे हैं? Shall I attack these people? Shall I strike them? I do not know. Or shall I find some reason and cry out to this city that sleeps, not knowing my suffering, while the moving wind swirls and pulls me to and fro? दूसरी कविता राबिया अल अदावैया की है, 8वीं शताब्दी में लिखी गई। एक हाथ में मशाल लिए दूसरे में पानी, चली हूँ स्वर्ग को आग लगाने और बुझाने नर्क की लपटें, कि ईश्वर को ढूंढने जो निकले हैं, पर्दा चीरकर पहचाने असली मंजिल। I carry a torch in one hand and a bucket of water in the other. With these things I am going to set fire to heaven and put out the flames of hell, so that voyagers to God can rip the wheels and see the real destination. किशोर नाहिद की कविता। मैं वही हूँ रस्मो रिवाज के बोझ तले जिसे तुमने छुपाया, या नहीं जाना रोशनी घोर अंधेरों से डर नहीं सकती। I am the one you hid beneath the weight of traditions, for you didn't know light can never fear pitch darkness. अमृता प्रीतम की आखिरी कविता। साइंसदानों दोस्तों, हुक्मरानों दोस्तों, गोलियां, बंदूकें और एटम बनाने से पहले इस खत को पढ़ लेना, फिर आना और बताना कि मुल्क की हद कहाँ है। एक हद मुल्क की और नाप कर देखो, एक हद इल्म की, एक हद इश्क की, और फिर बताना किसकी हद कहाँ है। ओ साइंटिस्ट, ओ रूलर्स, बिफोर यू मेक बुलेट्स, guns and atom bombs, do read this letter. Come back and tell me where, exactly where the boundaries of nations lie. Then measure the boundaries again, the boundaries of love, the boundaries of learning, and tell me if you can see which one ends where. धन्यवाद डॉक्टर साधना आर्य और साथी अनन्या। आप सभी प्रतिभागी, सभी लोग जो चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना नाम और ईमेल चैट बॉक्स में डाल दें। आज से एक दिन पहले 16 दिसंबर 2012 में ज्योति सिंह नामक एक छात्रा के बलात्कार और हत्या ने देश को झकझोर दिया था। निर्भया कांड के नाम से मीडिया में जाना गया यह बलात्कार हिंदुस्तान का पहला या आखिरी बलात्कार नहीं था। बलात्कार हमारे समाज की संस्कृति का हिस्सा, बल्कि कड़वा सच कहें तो एक स्वीकृत हिस्सा बन चुका है। धक्का पहुंचने वाली बात है, लेकिन इससे आंख नहीं चुराई जा सकती। राज्य प्रायोजित बलात्कार और हिंसा से लेकर घरों के अंदर होने वाले बलात्कारों, वैवाहिक बलात्कारों को देखें तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि 16 दिसंबर 2012 को स्वतःस्फूर्त जो प्रोटेस्ट हुए थे, उनका हासिल क्या है। मुझे लगता है कि और कुछ हो ना हो, कम से कम आज हम यह स्वीकार करने का साहस कर पा रहे हैं कि हमारे समाज में बलात्कार एक संस्कृति के रूप में पनप रहा है। यह बात निसंदेह बहुत से लोगों के लिए एक विवादास्पद असर्शन हो सकता है। आज स्त्री सम्मान दिवस के अवसर पर हमने प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी को सम्मानित करने के साथ उनसे इस ही विषय पर चर्चा का आयोजन किया है। विषय कितना जरूरी है और कितना विवादास्पद, यह तो आप चर्चा के दौरान अपने लिए तय करें। पर हालिया एक घटना का आपसे जिक्र करना चाहती हूँ। आज से मात्र कुछ दिन पहले ही बिहार के भागलपुर जिले में सोनू नाम के एक व्यक्ति ने करीब 1.5 महीना पहले
अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलते हुए ये शर्त लगाई कि अगर वो जुए में उनसे हार जाता है तो वो अपनी पत्नी को उन्हें 1 महीने के लिए सौंप देगा। और वो जुए में हारा और उसने अपनी पत्नी को अपने 3-4 साथियों के हवाले कर दिया, जो उसे अपने साथ ले गए और उसका बलात्कार किया और 2-3-4 बार उसको बार-बार भेजा। जब 2-3-4 बार के बाद उसने जाने से मना कर दिया तो उसको कैद कर दिया गया और उसके शुद्धिकरण के लिए उसके पति ने उन्हें उसे एसिड पिलाया। तो कहने का मतलब ये जो घटना है इससे आपको हमारे समाज में स्थापित प्रचलित एक और कथा का ज्ञान जरूर आएगा, जहाँ यूं ही एक पत्नी को दांव पर लगा दिया गया था। यकीनन ये दुखद घटनाक्रम को सुनने के बाद जो है इस पर सोचने लगेंगे कि हमारे समाज जो है उसमें क्या ये बलात्कार की संस्कृति पनप रही है। और अधिक समय न लेकर अब मैं साथी पद्मा जी से कहूँगी कि वो डॉक्टर रूपरेखा वर्मा से हम सबको परिचित कराएं और स्त्री सम्मान दिवस का परिचय दें। और साथ ही आपसे आग्रह करूंगी कि चर्चा के दौरान आपको जो भी आपके प्रश्न हो उन्हें आप चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि हम समय समय पर चर्चा खत्म होने के बाद रूपरेखा जी के सामने रख सकें। साथी पद्मा। सभी साथियों को मेरा सलाम जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से विरासत में मिली महाड़ सत्याग्रह की मशाल को स्त्री मुक्ति संगठन ने पिछले 18 वर्षों से जलाए हुए स्त्री सम्मान दिवस की जो शुरुआत की है, उसी कड़ी में आज हम सब अपनी सम्मानित साथी रूपरेखा वर्मा जी के साथ हैं। स्त्री सम्मान दिवस हमारी विरासत, चुनौती और सेलिब्रेशन तीनों का दिन है। दोस्तों, हमें पता है इस श्रेणीबद्ध समाज में, ऊंच नीच में क्रमबद्ध बटे समाज में स्त्री की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक इस सीढ़ी में कौन कहाँ खड़ा है उससे समाज ये तय करता रहेगा कि किसको सम्मान और किसको न्याय मिलेगा, किसको प्रकृति और समाज के संसाधनों पर मालिकाना हक मिलेगा और कौन सेवक और गुलाम बनेगा। इस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की संस्कृति हर ऊंचे पायदान पे स्थित व्यक्ति को अपने से नीचे पायदान वाले पर बैठे व्यक्ति पे शासन करने की अनुमति देती है। सिर्फ अनुमति ही नहीं देती, नॉर्मलाइज करती है। दोस्तों, समाज में जब कोई चीज नॉर्मलाइज हो जाती है और उस विचार की हेजिमनी हो जाती है तो उसकी जड़ों को काटना आसान नहीं होता। इसलिए आप जो मुट्ठी भर लोग अंबेडकर के चौदार तालाब के पानी की आग दिलों में सजोए हुए रखे हैं, वो निश्चित ही न्याय की जमीन को बढ़ाएंगे, भले ही दूसरी तरफ मनुस्मृति का जय घोष हो। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में केंद्र से राज्य तक की सत्ताओं में, और सिर्फ सत्ताओं में ही नहीं, संस्कृति में भी एक रसायन घोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का प्रयागराज बन जाना बात सिर्फ सत्ता की नहीं है, संस्कृति का भी खेल है। यह संस्कृति सिर्फ सत्ताओं तक होती और हमारी महान जनता अंबेडकर के रास्ते पे होती तो हमारे लिए चिंता और चुनौती ना होती, हम आज सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे होते। पर जनता का बड़ा हिस्सा और खासकर औरतों की बड़ी संख्या उन्हीं की गिरफ्त में है। अभी हाल ही में संपन्न बिहार चुनाव के बाद भी यह बात सिर्फ एक इंडिकेटर के तौर पे आई कि औरतें बड़ी संख्या में वोट दे रही हैं और मनुस्मृति के वाहकों को सत्ता सौंप रही हैं। अभी किसान आंदोलन के समय हमारे केंद्रीय मंत्री बहुत शान से कह रहे थे कि हमारे पिछले चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। किसान के नाम पे विपक्ष या अर्बन नक्सल उन्हें बहका रहे हैं। आज से लगभग 93 साल पहले जिस सत्याग्रह ने समानता व सम्मान के लिए बीज बोया था, उस पर मनुस्मृति की परंपरा के अश्वमेध घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। पर बधाई हो, ये घोड़े दौड़ जरूर रहे हैं, पर समता व समानता का बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। और इसी वटवृक्ष की जितनी शाखाएं हैं, लैटिन का एक कोट है,
Ricotremy, Trot or Borus. As many branches, so many trees. आज इन्हीं में से एक वटवृक्ष हमारे सामने है, डॉक्टर रूपरेखा वर्मा। आप हमारे उत्तर प्रदेश का वो वटवृक्ष हैं जिसकी जितनी शाखाएं हैं, उससे जितनी शाखाएं निकली, चाहे वो इंस्टीट्यूशन और व्यक्ति, दोनों ही वृक्ष बनने को तैयार हैं। आज हम उसी वृक्ष का सम्मान कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ब्रेक्ट को याद करते हुए। इन द डार्क टाइम्स will there also be singing? Yes, there will also be singing about the dark times. क्या अंधेरों में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, अंधेरों में अंधेरे के गीत गाए जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इस वृक्ष की कहानी बहुत लंबी है, ठीक मैं भी ना बता पाऊंगी। वो हमारा वटवृक्ष जब अपना आत्मकथ्य और रूपरेखा जीवन की देगा, तभी ज्यादा तथ्य परख होगी। पर मैंने जैसा देखा और सुना वो आपको मैं बताती हूँ। हम सब जब 90 के दशक में अपना एक्टिविज्म शुरू ही कर रहे थे, तब देश बाबरी मस्जिद के बाद सुलग रहा था और आग बुझाने वालों की पहली पंक्ति में जो नाम था वो रूपरेखा वर्मा का। तब से अनवरत सांप्रदायिकता के खिलाफ वो संघर्षरत हैं और सिर्फ सांप्रदायिकता के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश में महिला मुद्दों पे या औरतों पे होने वाली किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो परिवार में, समाज में, संस्थान में या सत्ता की गलियारों में है, कोई अडिग खड़ा और लड़ा है तो वो डॉक्टर रूपरेखा वर्मा। उनका एकेडमिक एक्सेलेंस और वाइस चांसलर होना उनके इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और एक्टिविज्म की कर्म भूमि के ज्ञान, विज्ञान और आत्मा है, ना कि निर्जीव मेडल और सर्टिफिकेट हैं। उनका एकेडमिक आप वो देखिएगा तो आपको यकीन नहीं होगा। उनका बराबरी में विश्वास और न्याय के लिए संघर्षरत रहना सिर्फ विचार नहीं है। सम्मान व बराबरी उनके संपर्क में आने वाला हर खास और आम को बराबर से मिलती है। ये हमारे महिला आंदोलन के साथियों की आम बात नहीं है, ये रूपरेखा जी की खास बात है। मैं यहाँ उपस्थित नौजवानों से गूगल की मदद से उनके बारे में जरूर और जानने की गुजारिश करूंगी, पर 2-3 बातें कहे बिना मैं रह नहीं सकती। पहला, रूपरेखा जी वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की है। लखनऊ का विमेंस स्टडीज डिपार्टमेंट से लेके इलाहाबाद तक उनकी भूमिका रही है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ विमेंस स्टडीज से लेके जेंडर सेंसिटिव शिक्षण सामग्री विकसित करने का भी उन्होंने काम किया है। एक घटना जो मुझे मेरी व्यक्तिगत राय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विमेंस स्टडीज के अपॉइंटमेंट के समय रूपरेखा जी उसकी अध्यक्षता कर रही थी और उन्होंने महिला अध्ययन विभाग में जो अपॉइंटमेंट्स किए उससे ये स्पष्ट था कि महिला अध्ययन किताबों में बंद ज्ञान नहीं है, आइडियाज और फिलॉसफी फाइनली जमीन पे उतरने की चीज है। दूसरा, अभी NTCA प्रोटेस्ट में अपने साथियों के साथ, साजी दुनिया के साथियों के साथ इलाहाबाद पहुंचने वालों में वो प्रमुख थी। 77 वर्ष की उम्र में उनकी आवाज में जो जोश था, नौजवान जब उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे तो मित्रों वो क्षण निराशा का नहीं था, आशा और गीत का क्षण था। उनकी साजी दुनिया की टीम में हर जाति धर्म के लड़के लड़कियों का कोरस मुझे आज ये विश्वास दिला रहा है कि ये वटवृक्ष अपनी हर शाखा को वृक्ष बनने की जमीन देता है। तीसरा, 3 वर्ष पहले दैनिक भास्कर को दिए गए अजय प्रकाश के इंटरव्यू का एक अंश मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, खासकर नौजवान साथियों के लिए, और अंजलि और निधि से माफी मांगते हुए कि मैं समय की सीमा का उल्लंघन कर रही हूँ, पर रूपरेखा जी के बारे में, रूपरेखा जी के शब्दों में ही मैं कुछ बयां करना चाहूंगी। जिंदगी, संघर्ष और उम्मीद का मेरे जीवन से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। मैंने हमेशा अच्छी जीत पाली है, उसके लिए लड़ी और संघर्ष किया और फिर जीती। अब तो मैं लखनऊ में अपने संगठन के जरिए दूसरे लोगों के संघर्षों और मुकामों को आवाज और स्थान देती हूँ। पर मेरे जीवन में भी कठिनाई आई थी, कठिनाई बहुत बड़ी और पूरी तरह से बिखेर देने वाली थी। मैंने पूरा अंश नहीं दिया, मैंने आपके लिए फोटो स्टेट किया था, बट फिर भी टाइम की सीमा है। तो मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, बहुत चरित्र हनन हुआ। लड़ना मैंने इसलिए भी जरूरी समझा कि हम आजादी के बाद नौकरी पाई पहली पीढ़ी की महिला थे। हमारा हारना आने वाली लड़कियों के लिए मुश्किलें खड़ा कर देता
उन्हें बदनाम करने और हाशिए पर डालने वालों के हौसले और बढ़ जाते। मेरी इस जिद के कारण मुझे शारीरिक हमलों की भी धमकी दी गई। इस लंबे व्यक्तिगत संघर्ष में मैंने कुछ खोया ये तो याद नहीं, पर मुझे और समाज को जो साहस, दृष्टि और दुनिया को समझने का मौका दिया वह जरूर याद करने लायक है। हमारी कोशिश है कि अच्छाई की जिद को लोग अपनी जिंदगी बनाएं। हमारी कोशिश है कि अच्छाई की जिद को लोग अपनी जिंदगी बनाएं, क्योंकि जिंदगी तभी बचेगी जब आप अच्छे के लिए लड़ेंगे। ये रूपरेखा जी के ही शब्द थे। बहनों, कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपनी चंद दिनों पहले हुई उनसे एक बातचीत शेयर करके अभी के लिए विराम दूंगी। मेरी उनसे थोड़े दिन पहले अनौपचारिक बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा किसी बात के संदर्भ में क्या ही अच्छा होता कि हमें ऐसी दुनिया और समाज मिला होता जिसमें हम सुकून से बैठ के रोमांटिक पोइट्री पढ़ रहे होते। पहले तो मैं बहुत हंसी, उसी के साथ फिर मैं उदास भी हुई। लेकिन मुझे मालूम है इतिहास अपने कार्यभार और जिम्मेदारियां अपने सबसे समझदार लोगों के कंधों पे डालता है। उन्हीं समझदार लोगों में रूपरेखा जी हैं। ये वो लोग हैं जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी से भागते नहीं, जरूरत से ज्यादा बोझ उठाते हैं और तब तक चलते हैं जब तक जीवन रहता है, और आने वाली पीढ़ियों को भी गढ़ते हैं और गढ़ते हैं जो इन जिम्मेदारियों का वहन कर सकें। करे भी क्या दोस्तों, न्याय और सम्मान के बिना जीवन की बगिया आखिर महकेगी भी कैसे। कल ही हमारे एक वरिष्ठ साथी जो लखनऊ में लंबे समय तक रहे, उनसे मैंने रूपरेखा जी के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने चंद शब्दों में कहा, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का 20वीं सदी का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो वो रूपरेखा जी से भरा होगा। बस अब इसी के साथ मैं रूपरेखा जी को बुलाने के पहले सम्मान दिवस की सम्मानित अतिथियों के नाम व काम संक्षेप में बताते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, जिसमें खुद रूपरेखा जी आपसे मुखातिब होंगी। 2002 में भंवरी का सम्मान हमारे लिए रेप करने वाले शर्मिंदा हो, रेप से लड़ने वाला सम्मान का पात्र है। भंवरी हमारे समाज का वो चेहरा थी जो जाति, वर्ग और समाज और संस्कृति के गहरे घोल में पैदा होता है और संघर्ष रहता है। इसी के साथ 2003 में तीस्ता सी तलवार जो 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगे के बाद डट के खड़ी थी, उनका भी हमने सम्मान किया। और फिर बेबी हालदार का जो कि श्रम की गरिमा का सम्मान था। और इलाहाबाद में इसी के साथ 2005 में इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस करने वाले जाति, धर्म, दहेज की कन्यादान की प्रथा को तोड़ो और जीवन साथी का चुनाव व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चॉइस का मसला है। इस कार्यक्रम में रूपरेखा जी हमारी मुख्य अतिथि थी। और रूपरेखा जी की वो बात भी मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा था, हम किसी ग्रंथ को जलाते नहीं हैं, हम उस पर विचार करते हैं, हम उसके विचार से सहमत या असहमत होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। ये बात हम सब ने गहरे से समझी। उस कार्यक्रम में हमने हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, पुनर्विवाह करने वाले कई जोड़ों को सम्मानित किया था। बाद में इलाहाबाद में बहुत सारे साथी अभी तक कहते रहे ऐसे कार्यक्रम हर साल होने चाहिए। तभी एक हमारी साथी ने कहा था कि LGBTQ समुदाय को भी सम्मानित करना चाहिए। तब हमने कहा था कुछ समय बाद, अभी धीरे धीरे स्पेस बन रहा है, अभी पहला कार्यक्रम है। आज से 15 साल पहले कही गई इस बात में इसका अंदाजा भी नहीं था कि लव जिहाद आ जाएगा। लव जिहाद पॉजिटिव सेंस में नहीं आया, धार्मिक बंटवारे की खाई लेके आया, दिलों में नफरत बढ़ाने के लिए आया, समाज और प्रदेश में आग भड़काने के लिए आया। तो इस लव जिहाद का जवाब मजाज के शब्दों में जब स्त्री मुक्ति ने ये टी-शर्ट छापी थी, तब ये टी-शर्ट पहनने की बात थी, आज इसको दिलों में पहनने की बात है। बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रते मजाज, डरते नहीं सियासते अहले जहां से हम। यही हमारा लव जिहाद पे जवाब है। तो आइए, हमारे पास सुल्ताना का सपना है, बाबा साहेब की विरासत है, आप जैसे साथी हैं और ऐसे अनेक साथी पूरे देश क्या विश्व में फैले हैं और रूपरेखा जी हैं हमारे साथ। तो जो हम फिर रूपरेखा जी से आज इस रेप की संस्कृति और इसको खत्म करने की जिद के साथ कुछ चर्चा करते हैं। मैंने जॉन डॉन की कविता नो मैन इज एन आइलैंड में अपनी अनगढ़ बात जोड़ी है
जो साहित्यिक रूप से गलत है, बट फिर भी मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। Each rape diminishes us as we are involved with the women issue. So हर रेप हमें कुछ कमतर कर देता है, क्योंकि हमारा सारे समाज से सबका है। इसी के साथ मैं रूपरेखा जी को आमंत्रित करती हूँ और मैं अपने तमाम साथियों से ये गुजारिश करती हूँ कि उनके लिए आपके जो भी सवाल होंगे वो आप चैट बॉक्स में डालेंगे तो सुविधा होगी। रूपरेखा जी, आपका स्वागत करने के लायक नहीं है हम सब, बट आप हमारी वो प्रेरणा है, वो मशाल हैं जिस पे हमारी आने वाली पीढ़ियां चलेंगी और हम सब आपके साथ हैं। आइए आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मा जी। आप मैं क्या कहूँ, मैं बिल्कुल इतना हम्बल महसूस कर रही हूँ और थोड़ी सी शर्म भी मुझे आ रही है। रूपरेखा जी की आवाज नहीं आ रही है, फोन करें? जी मुझे लगता है उनका नेटवर्क इशू है कोई। हाँ, आवाज नहीं आ रही उनकी। उनके साथ में जो है किसी और का नंबर होता तो कर लेते, वो शायद डिस्टर्ब हो जाए ना। इसके पहले भी वो एक कार्यक्रम में कह चुकी थी कि हम बोलते जा रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आज तो उन्होंने टेस्ट किया था। ये उनकी टेक्नोलॉजी यूज का इशू नहीं है, उनका जो नेट है उसका कोई प्रॉब्लम है शायद। हाँ, ये उसमें डन स्पीकिंग आ रहा है, जरा आओ यार। आ गई आवाज पद्मा जी? मैम आपकी आवाज आ गई। इसको जरा सही करो कि हम देखें भी और देख भी सकें। डन स्पीकिंग करके पता, भाई बार बार चला जा रहा है नेटवर्क, पता नहीं कैसे। उधर से इसको कर सब। साथियों, आप लोग धैर्य बनाए रखें। ऐसा लग रहा है कि शायद रूपरेखा जी की एंड पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वो जल्दी हमारे साथ होंगे। फोन इज म्यूट। देखिए मेरा माइक्रोफोन म्यूट हो गया है, आप अनम्यूटेड हो गया है ना। हेलो पद्मा, कैन यू हियर मी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, पता नहीं क्या इसमें हो गया है। तो मैं ये कह रही थी कि मैं आपकी इस लंबी चौड़ी तारीफ को इस अर्थ में ले रही हूँ कि अगर मैं कभी आराम करना भी चाहूँ और अगर शरीर और दिमाग चल रहा है तो मैं आराम ना करूं, और आपका ये आदेश सिर आंखों पर। तो आज की जो आपने थीम चुनी है, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगी, स्त्री अधिकार संगठन का। मैं जानती हूँ जब से ये बना है तब से मैं इसके काम को जानती हूँ। बहुत अच्छा काम आप लोग ने किया है, आगे भी करेंगे, पूरा विश्वास है। और आपने जो मेरा सम्मान किया उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आज बुलाया है इसका भी। ये जो आपने थीम चुनी है, तो निश्चित रूप से आज कुछ वक्त से जिस तरह से बलात्कार की संख्या बढ़ी है और उसका जो रूप है वो जिस तरीके से भयावह हुआ है, तो ये एक सही बात है कि हम इस विषय पे जब कोई खास मौके हों तो जरूर इसकी चर्चा करें। तो पहली बात तो मैं ये बहुत संक्षेप में करूंगी कि जो रेप पहले भी हुए हैं
हम माइथोलॉजिकल काल में भी रेप की कहानियां सुनते हैं, उसकी कल्पनाएं हैं वहां पर। और उसके बाद हमारी जिंदगी में भी बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं। स्टार्ट माय वीडियो। ये कुलदीप, हाँ जी, आप दिख रही हैं रूपरेखा जी। अच्छा, उसमें आया था, आदेश आया था कि आप अपना वीडियो ऑन करिए, बंद हो हाँ, गया आप है। दिख रही हैं, आप दिख रही हैं, सुनाई भी दे रही हैं। अच्छा, तो मैं संक्षेप में ये नोट करना चाहूंगी, आप लोग ने भी नोट किया होगा कि हालांकि रेप हमारी की दास्तानें हमने और खबरें हमने बहुत बचपन से सुनी हैं, और शायद जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी होता था। लेकिन इधर 4-5 सालों से, 5-6 सालों से जो एक उसके साथ नई बातें हुई हैं, उनको मैं संक्षेप में पहले नोट करना चाहूंगी। कि एक तो ये कि पहले छिपे चोरी इस तरीके की गंदी वारदातें, ये भीषण वारदातें होती थी, लेकिन कोई सीना चौड़ा करके उसके बखान नहीं करता था और घूमता नहीं था, और वहशियत नहीं होती थी। बहुत कम सुना है कि इसके साथ वहशियत हुई हो। अब जितने भी रेप के केस इधर पिछले कुछ सालों में आए हैं, उनमें से 80% में हम बहुत ही अकल्पनीय वहशत जुड़ी होने की बात सुनते हैं। शरीर का क्षत विक्षत कर देना, उसके स्त्री के प्राइवेट पार्ट्स में अजीबो-गरीब तरीके की चीजें डालना, और उसको उसके अंगों को सिगरेट से जलाना, या उनको विक्षत करना, उनको नुकसान पहुंचाना, अगर जान से मारने की बात ना हुई हो। एक तो ये, दूसरा ये कि जान से मारने की संख्या ज्यादा बढ़ती है। पहले रेप के बाद जान से मारना बहुत कम प्रतिशत ऐसे हादसों में होता था। अब जान से मारने की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। हम लोग शुरू से ही, जबकि ये दिल्ली का कांड हुआ था, तब तमाम हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट भी कह रहे थे जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, कि फांसी की सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा कानून में आए। और मुझे ठीक से लेटेस्ट कानून के बदलाव याद नहीं आ रहे हैं। अब हम उसका, और हम में से कुछ लोग उसकी मुखालिफत, उसका विरोध, उस मांग का विरोध तब भी कर रहे थे कि तब लड़कियों को रेप के बाद छोड़ा भी नहीं जाएगा, जान से मारा जाएगा, जो चीज आज साबित हो रही है। तीसरी चीज जो बहुत ही दुख की है और चौंकाने वाली भी है, वो है कि सरकार जो है, ज्यादातर जगहों पर सरकार इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। वो उसे अपने निजाम, अपने बंदोबस्त की बहुत बड़ी बेइज्जती नहीं मानती है। उन्होंने समाज की अपनी मानसिकता, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, उसमें ये एक नॉर्मलाइज्ड चीज कुछ हद तक हो चुकी थी पहले ही। लेकिन सरकार द्वारा जो पूरा बंदोबस्त है, जिसमें पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सभी शामिल हैं, और कुछ थोड़ी सी हद तक अदालतें भी, वो इसको एक नॉर्मलाइज्ड घटना के रूप में देखने लगी हैं कि लड़की निकलेगी तो ऐसा होगा ही, वो अगर आधुनिक कपड़े पहनेगी तो यह होगा ही। यानी जिम्मेदारी लड़की की, ये जनता में कुछ ऐसी मानसिकता थी, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई गई जो सपोर्ट सिस्टम्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे, और न्याय के सिस्टम से कहीं अब
भाई पद्मा जी, ये हेलो। हाँ जी, आप सुनाई दे रही हैं रूपरेखा जी? हाँ, सुनाई तो दे रही हूँ, पर बीच बीच में डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से मीटिंग सेटअप में कोई गड़बड़ है। मीटिंग का सेटअप जिस मीडियम से किया गया है, तो क्योंकि बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं सुनाई दे रही हूँ तो ठीक है। तो मैम शायद आपकी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। अब मैं क्या कहूँ, ये भी कहीं किसी कंपनी और सरकार की संरक्षण में की हुई सर्विसेज ही हैं। मेरा कोई जोर नहीं है इस पर, ये मुश्किल है। मेरा मोबाइल तो ठीक है, बिल्कुल ठीक दशा में है। और तो खैर मैं सुनाई दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं चार्जर के पास खड़ी होके कि कहीं बीच में ना चला जाए, तो मैं इसलिए सेफ्टी के रूप में कर रही हूँ। अच्छा, और एक और चीज जो आज हुई है, नई बात रेप की घटनाओं के साथ, जो इस बात से उसकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से भी ज्यादा मुझे शोचनीय लगती है, क्योंकि वो विभाजनकारी ज्यादा है, वो है कि अब रेप का भी सांप्रदायिकरण हुआ है। हमें याद है कि कठुआ के रेप कांड में क्या हुआ था। कई लोगों ने, यहाँ की बड़ी कुछ मशहूर हस्तियों में, हमारी यूपी की और मेरी बड़ी अच्छे ताल्लुकात वाले लोगों ने भी ये बात उठाई कि आप लोग चिल्ला रहे हैं, इसलिए मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़कियों के रेप में आप लोग कहाँ जाते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि भाई, हिंदू लड़कियों को रेप में आप कभी खड़ी हुई थी? वो भी हम ही लोग खड़े हुए थे उनके में भी, और हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। एक बहुत वर्षों बाद एक मुस्लिम लड़की के रेप के बारे में जब हम बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम सांप्रदायिक हैं। तो ये सांप्रदायिकरण भी इतना नॉर्मलाइज हुआ है और एक तरह से सरकारी ड्यूटी की तरह से बन गया है, और ये और भी ज्यादा अफसोसनाक चीज है। बस एक खुशी की बात यह है कि इसके बाद भी अब बहुत नहीं तो इतना तो लड़कियां और उनके घर वाले भी जागरूक हो गए हैं कि इसमें से एक छोटा प्रतिशत अब आवाज उठाने लगा है। उसको दबाने के बजाय, लज्जित महसूस करने के बजाय न्याय की गुहार लगाने लगा है। जिद ब जिद अपने हक को पाने की लड़ाई लड़ता है। हालांकि उस लड़ाई में कितने लोग बीच में टूट जाते हैं, ये एक अलग दास्तान है। तो ये जो एक नई चीजें इसके साथ जुड़ी हैं, जो कहीं बहुत तेजी से गिरावट की, पैट्रियार्की की जकड़ बढ़ने की, और उसमें सरकार की साजिश की कहानी कहते हैं। अब अगर हम इस पे थोड़ा सा नजर और डाल दें संस्कृति पर आने के पहले, कि इधर जो इतना ज्यादा रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, तो उसका भी क्या कोई कारण हम बता सकते हैं? उसका कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं? तो मुझे ये लगता है कि देखिए, जब सबसे ऊपर बैठे हुए लोग जातिवादी और धर्म आधारित राजनीति करते हैं, तो कोई भी चीज उस राजनीति से और उस बंटवारे से और उससे पैदा हुई जो इनसेंसिटिविटी है, संवेदनहीनता है, उससे मुक्त नहीं हो सकता है फिर। और जब संवेदनहीनता कम होती है, तो क्रूरता अपने आप उसकी जगह, संवेदना की जगह लेती है। तो अगर आप शादी के लिए या सिविक सुविधाओं के लिए, सिटीजन के अधिकारों के लिए अगर आप हिंदू मुस्लिम और ईसाई का मामला उठाओगे, तो अगर आप चाहें भी, अगर सरकार ऐसा, हालांकि वो नहीं चाह रही है, लेकिन अगर वो चाहती भी, इतनी ऐसी सरकार होती जो हिंदू मुसलमान ईसाई को तो लड़ाना चाहती है, लेकिन औरतों के साथ वो कोई गलत नहीं होने देना चाहती है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इतनी भली सरकार होती भी, तब भी एक बार अगर आप अनलीश करते हो उस तरह की ताकतों को जो संवेदनहीनता आपके अंदर पैदा करते हैं, और उस संवेदनहीनता को आप छाती ठोक करके उसको सेलिब्रेट करने की इजाजत अगर आप देते हैं, तो फिर आप चाहेंगे तो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप मंदिर मस्जिद की लड़ाई को एनकरेज कर रहे हैं और उसमें लोगों को लिंच करके मारने पे आप चुप रहते हो, और ना सिर्फ चुप रहते हो बल्कि उनको आप ये इंश्योर करते हो, सुनिश्चित करते हो कि वो जय जयकारों के बीच में वापस आ जाएं,
ना तो उनकी बेल डिनाई हो, मनसूख हो, और ना ही उनको सजा मिले, तो फिर अगर आप चाहते भी कि हम औरतों की सुरक्षा करें तो भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि फिर हिंसक मानसिकता जनरलाइज तो होती है, वो कहीं भी फिर निकलेगी, क्योंकि उसके बीज हमारी पैट्रियार्की में पड़े हुए हैं, वहीं से निकले ये सारे लोग हैं, औरतें भी वहीं से निकली हैं और आदमी भी वहीं से निकले हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारी जो इस समय राजनीति है और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ये एजेंडा औरतों का मुद्दा है ही नहीं, और अगर परोक्ष रूप से आता है तो वो परंपरा में खींच करके वापस ले जाने वाला आता है, जहां पर हमें अहिल्या के नैरेटिव्स मिलते हैं या हमें माधवी के नैरेटिव्स मिलते हैं, उनकी बात भी हम संस्कृत में आने पर थोड़ा उसका हिंट के रूप में बात करेंगे। तो यही बात मैं कहना चाह रही थी, अगर आप एक हिंसा की स्वीकृति देते हैं तो दूसरी हिंसाओं पे एक तो हमारी सरकार लगाम लगाना नहीं चाहती, और अगर चाहती भी लगाम लगाना तो फिर उसके बस का नहीं होता कि वो दूसरी हिंसाओं से अपने ही छोड़े हुए भेड़ियों को रोक ले, क्योंकि फिर वो भेड़िए अपना एक स्वतः साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। अब बात यह है कि रेप की जो घटनाएं हैं, संस्कृत में आने से पहले पद्मा में एक और इंट्रोडक्शन के रूप में बात कहना चाहूंगी, जो मुझे अक्सर बहुत सालती है, कि जिस दिल्ली की घटना का आपने जिक्र किया, सालों से हम उसका ही उदाहरण सुनते आए हैं, निर्भया रेप केस। और उस समय मुझे भी, जब ये चल रहा था बहुत ज्यादा विचलन और प्रदर्शन वगैरह, तब भी मुझे एक बात जो बहुत साल रही थी वो ये कि उसके दिल्ली के बगल में ही करीब करीब पंजाब में एक बच्ची ने अपने को जलाकर आत्महत्या की थी, क्योंकि उसका रेप हुआ था। रेपिस्ट रोज आकर के उसके घर में ह्यूमिलिएट करते थे, चैलेंज देते थे, और पुलिस थाने में जब वो गई थी तो उससे पुलिस वालों ने एक एक करके इस तरह की बातें पूछी कि अच्छा ये बताओ डिटेल में, पहले तुम्हारे शरीर पे से क्या उतारा उन्होंने। उसने इतना ज्यादा बेइज्जत महसूस किया कि आग लगा के। तो जब हम एक केस पे इतना उपद्रव करते हैं, माफ कीजिएगा इस शब्द के लिए, उपद्रव शब्द के लिए, और रेप जब होता है तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन जब एक औरत घर से निकाल दी जाती है 4-4, 5-5 बच्चों के साथ, और उसे ना नहाने की जगह, ना ही सुबह नित्य कर्म पूरा करने की जगह, ना स्कूल, बच्चों के स्कूल की सुविधा वगैरह वगैरह, वो पूरी तरह से उसके पैरों के नीचे जमीन खींच ली जाती है और सिर के ऊपर से आसमान टूट के गिर पड़ता है। तो हम इतना शांत पाते हैं समाज को, कोई कैंडल लाइट नहीं, कोई उपद्रव नहीं, चंद सोशल वर्कर्स चप्पलें अपनी तोड़ते रहते हैं पुलिस और अदालत में जा करके। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब मैं असली चीज पर ये आना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि अगर हम स्त्रियों के ऊपर हुए जो कम भयानक दिखने वाले, वो कम भयानक है नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन जो दिखने वाले कम भयानक महसूस होने वाले जो अत्याचार हैं, जैसे मैंने कहा घर से निकाल देना, रोज रोज मारना, रोज रोज उसको अपमानित करना, उसको छोटा दिखाना, तुम क्या जानती हो, तुम्हारे मायके वालों ने ये नहीं सिखाया, इतना भी नहीं बताया, तुम करी क्या सकती हो। ये अगर हमें इतना नहीं चुभता है कि हम कोई बड़ी आवाज उठाएं, तो फिर रेप के ही बारे में चिंतित होने का कोई मतलब नहीं बनता। ये मैं 2 बार अंडरलाइन करके, रेखांकित करके ये वाली बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये रेप जो है वो स्त्रियों के कमतरीकरण, उनका जो उनको हम जब छोटा बनाते हैं, बेइज्जत करते हैं, उनको केवल हम एक खेल की चीज समझते हैं,
कंट्रोल की चीज समझते हैं कि उसे तो केवल कंट्रोल करना है और कुछ उसके अपने फर्ज अदायगी वो करेगी, लेकिन कागज में दिए हुए, संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में हम कभी बहुत सजग नहीं होते कि औरत के भी बिल्कुल वही है अधिकार, और उनके टूटने पे समाज ज्यादा चिंतित नहीं होता है। तो रेप तो उसी की अंतिम परिणति है। उसको एक तमाचा लगा देना या उसको छोटा कहना, उसके आगे बढ़ने के रास्ते रोकना, उसको घर से निकाल देना, ये एक लंबी श्रेणी है। कुछ कम भयानक सुनने में लगता है, कुछ ज्यादा, और फिर कुछ और ज्यादा, और फिर अंतिम रूप में हमें रेप सबसे ज्यादा भयानक लगता है। लेकिन अगर केवल एक तमाचे की ही बात से शुरू करें तो उसकी वो अगर चलता है वो, तो उसकी अंतिम परिणति रेप जैसी चीज में होने की संभावना ही है, वो बच नहीं सकता। तो बात जो मैं अंडरलाइन करके कहना चाहती हूँ वो ये कि हम सोशल वर्कर्स भी ये बात समझें कि बहुत बड़ी आवाजें औरत पर कम महसूस होने वाली हिंसा पर जब तक नहीं उठेगी और हम टोटल बराबरी की बात नहीं करेंगे। पैट्रियार्की बहुत चालाक चीज होती है, वो बहुत रेजिलिएंट भी होती है कि समय के साथ वो बदलती है। औरतों को ज्यादा पढ़ने लिखने की जो रास्ते खुले हैं, फिर उसको काम करने के भी, अपने कमाने के रास्ते खुले हैं, उसके पीछे उदारता नहीं है बल्कि नए बाजार की मांग है। और इसको भी हमें समझना होगा कि उसका मलिकाना कौन सी चीज पर हो पाता है और कौन सी चीज पर नहीं हो पाता है। तो अगर हम समझें कि स्त्री को, औरत को मैरिज में रेप होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, या उसको हर समय कम दिखाते रहना, उस पर ताने कसते रहना कम बुरी बात है, जिंदगी उतनी कठिन नहीं है उसके होने पे, तो फिर आगे चल के हम तैयार रहें कि कभी रेप अगर होता है तो वो कोई बहुत अजूबा चीज नहीं होगी, क्योंकि जब औरत ऐसी ही चीज मान ली गई एक बार, जिसको कंट्रोल में किया जा सकता है, जिससे कुछ काम निकाले जा सकते हैं, जिससे कुछ पारंपरिक कर्तव्यों का पालन कराया जा सकता है, पर वो क्या करना चाहती है, वो क्या बनना चाहती है, उसके लिए कितना मैदान, कितनी जमीन, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को संजोने की और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दावों को पाने की कितनी जमीन उसके पास है, कितनी समतल जमीन। हम पुरुष जिस तरीके की, मैं वैसे पुरुषों की भी अपनी तकलीफें हैं, मैं उनको डिमोनाइज बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो जिस तरीके से हम तमाम मसलों पर आदमी का हक बहुत स्वाभाविक हक मानते हैं, हम चौंकते नहीं हैं, हम जरा भी ज्यादा उसमें अड़चने नहीं पाते हैं कि वो अपने दावों का क्लेम कर सकता है, चाहे वो जायदाद का मामला हो, चाहे उसके अपमान का मामला हो, चाहे हम अभी वो जो MJ अकबर और उनका केस चल ही रहा है, तो अपमान का मामला हो, उनके किसी अधिकार के हनन का मामला हो, लेकिन जब औरत निकलती है इस काम के लिए तो उसे अपने घर से या अपने दफ्तर से लेकर के अदालत तक पहुंचने में जिस तरह की ऊबड़ खाबड़ जमीन मिलती है, जिसमें वो गिरते पड़ते ही पहुंच पाती है, इसको अगर हम बहुत अलार्म्ड होकर नहीं लेंगे, इसको हम कोई बहुत बड़ा मुद्दा अगर नहीं बनाएंगे, तो फिर जो चीज उसके साथ हुई उसकी जो हैसियत समाज में होगी और उसके प्रति जो समाज का नजरिया होगा वो वही होगा जो रेप की संभावना को कोई बहुत अजूबा संभावना नहीं मानता। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फिर अपने आप काम करेगी, ये बात मान लीजिए। तो जो हमारी संस्कृति में हम जानते हैं कि इसमें आप लोगों को, आप सब लोग कार्यकर्ता हैं, बहुत जानकार हैं, मैं उस पर इलेबोरेट बिल्कुल नहीं करूंगी कि किस तरीके से मर्द केंद्रित समाज में और उससे उसी के इर्द गिर्द बनाई गई संस्कृति में किस तरह से मर्दानगी को रचा जाता है और किस तरीके से जनानगी शब्द अगर हम एक चलाएं या स्त्रीत्व को, औरतपन को रचा जाता है, उसमें जो गैर बराबरियां हैं वो आप सब लोग जानते हैं। यही हमारी मूल संस्कृति इस समय है
कि तमाम मॉडर्न डिस्कोर्स के तमाम सारे सपोर्ट सिस्टम्स कुछ बहुत खराब, कुछ काम चलाऊ, बहुत बढ़िया, बहुत कम है। काम चलाऊ या बहुत खराब के ही बीच में हमें चुनना होता है। सपोर्ट सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस जो कि समान अधिकारों की रक्षा के लिए जहां हम जा सकते हैं, उसमें राजनीति भी है, उसमें पुलिस भी है और न्याय व्यवस्था भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है। इन सभी में आप अभी भी देखेंगे कि ये सब व्यवस्थाएं होने के बावजूद, वो सारा डिस्कोर्स बराबरी का होने के बावजूद, जो सोच है वो अभी भी ये है कि भाई औरत थोड़ा बहुत छोड़ करके, थोड़ा सह करके और वो घर अपना बना रहे। और ये जो मीडिएशन सेंटर हर जगह खुले हैं, मैं सख्त खिलाफ हूँ इन मीडिएशन सेंटर्स के। घर टिका रहे, घर के अंदर चाहे वो कितना टूटा घर हो, चाहे वो कितना ही तानाशाही से भरा घर हो, जहाँ पे एक गुलाम है और एक साहब है, वो चाहे जैसा हो। और साहब केवल पुरुष नहीं है, औरतें भी हैं वहां साहब। तो ये मैं पुरुष और स्त्री के बीच में बहुत बड़ी खाई मैं नहीं खींचना चाह रही हूँ, लेकिन आमतौर पे जो स्त्री के साथ होता है वो बात है। तो ये जो संस्कृति हमारी अभी भी है, इसको बहुत डेंट हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद नहीं हम सफल हो पाए हैं बराबरी का पक्की मानसिकता रचने में। और अगर आप देखें तो इसकी पुरानी जड़ें हैं, हमारी जो माइथोलॉजी है भाई, मुझे लगता है कि जब से इंद्र देवता की कल्पना की गई, ये सब कल्पनाएं ही हैं, मैं तो इसको हिस्ट्री नहीं मानती। तमाम लोग तुले हुए हैं माइथोलॉजी को हिस्ट्री बनाने में, मेरे ख्याल से आप भी उसको इतिहास नहीं मानते होंगे। लेकिन जब से इंद्र देवता की कल्पना हुई, तभी से स्त्री के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और मुझे लगता है रेप, दोनों को ही एक मान्य सी चीज, एक मामूली तरीके से हो जाने वाली चीज, चाहे उसको अच्छा ना भी माना गया हो, लेकिन सामान्यतया हो जाने वाली नॉर्मल चीज के रूप में माना गया। और न सिर्फ माना गया, औरत को ही उसकी जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि अहिल्या पत्थर क्यों बनाई गई भाई, उसने क्या किया था? ये सवाल हम सभी उठाते होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग भी जरूर अपने बीच में, क्योंकि आप लोग बहुत मजे हुए कार्यकर्ता हैं, तो आपने भी बहुत बार ये सवाल उठाया होगा कि भाई जो उनके पति ऋषि का वेश धर के आया, उसको सजा हमारी माइथोलॉजी की कहानी लिखने वाले ने क्यों नहीं दिलवाई? और अहिल्या को पत्थर क्यों बनवाया? और फिर पत्थर बन करके उसका तारण भी कैसा होता है, जरा गौर कीजिए इस पर। कोई पुरुष ही आकर के वो भी पैर रखेगा, हाथ रखने की भी बात नहीं है यहाँ पर। मैं तो इस पर भी गौर करती हूँ कि क्या कहानी में ये नहीं हो सकता था कि वो आकर के जब माथा उस पर अपना झुकाएंगे, या कुछ नहीं, माथे को आप नहीं झुकवाना चाहते हो तो हाथ रखेंगे उस पत्थर पर, तब अहिल्या तरेगी। पैर रखेंगे तब अहिल्या तरेगी। ये बात भी गौर करने की है। तो अहिल्या है, माधवी है, तमाम कैरेक्टर्स हमारी माइथोलॉजी में हैं, जिनको कि घोड़ों के लिए एक बार और दो बार नहीं, 100 बार बेचा गया। जब इस तरीके की एक बड़े कल्चरल नदी, बड़ी कल्चरल नदी, जिसे महानद संस्कृति का जिसे कहते हैं, हम तो ये मानते हैं कि हमेशा से एक कल संस्कृति नहीं, पैरेलल समानांतर कई संस्कृतियां रही हैं, लेकिन कोई नहरों की तरह है। लेकिन महानद जो था हमारा, उसका जो ब्रॉड स्ट्रीम थी कल्चर की, वो इसी तरह की माइथोलॉजीज से बनी हुई है। और जरा देखिए हमारी संस्कृति में आज भी, और वो लोग भी जो भी जेंडर डिस्कोर्स करते हैं, उनमें से भी बहुत ज्यादा संख्या में मैंने ये देखे कि वो कृष्ण लीला में कोई भी उनको गड़बड़ नहीं मालूम देते हैं। आप निंदा ना करें, लेकिन कुछ तो कहीं विचलन होना चाहिए
सवाल ये है कि तालाब में नहाती स्त्रियों के कपड़े उठा करके उनको नग्न देखने की, निर्वस्त्र देखने की इच्छा जो पुरुष रखता हो, उसे हम पूजनीय मान करके और इतने उसके साथ कर्मकांड हमने जोड़े हुए हैं, क्या कभी हम ये सवाल उठते हैं कि कौन सी संस्कृति थी और उसी संस्कृति के का प्रवाह आज भी हमारे बीच में है कि हम ये भेद नहीं कर पाते हैं कि धर्म जिस तरीके की हमसे आस्थाएं हमारे मन में पिरो देता, बीज बो देता है और फिर वो बहुत मजबूत हो जाती हैं कि हम में से बहुत से प्रगतिशील लोग भी उससे छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो आप ये कह दीजिएगा वहां पर कि वो आत्मा परमात्मा का था, इंसान मामूली इंसान, हाड़ मांस का आपको दिखने वाला और दर्द और खुशी महसूस करने वाला संवेदनशील इंसान, जिसकी तकलीफें भी बहुत छूती हैं, जिसकी खुशी भी बहुत छूती है, उसके लिए हम इतना निर्मम हो जाएं कि वो प्रेम भी ना कर पाए और अगर करे तो वो दंडित हो। तो इस विरोधाभासी चिंतन को भी हमें सोचना पड़ेगा। जो लोग की जेंडर पे काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो क्या कहें, लेकिन हम कह सकते हैं भाई अज्ञानी है और ज्ञान हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, संवेदना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम में से भी बहुत से लोग कितना इन बातों पर सवाल उठाते हैं, अपने को खंगालते हैं। मुझे अपने अनुभवों से बहुत शक है इस बारे में। और ये अगर कोई ये समझे कि मैं एक धर्म के प्रति दुराग्रह रखती हूँ, केवल उसी से उदाहरण लेकर के मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, तो आप देख लीजिए कि क्या है, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के जो ट्राइबल इलाके हैं, हम मुख्तारन माई का किस्सा नहीं भूले हैं, लेकिन मुख्तारन माई के किस्से के पहले और बाद में दर्जनों और किस्से उसी तरह की वहशियत भरे हो चुके हैं, जहां पर कि बलात्कार की जो रेप सर्वाइवर है उसी को दोषी माना जाता है, उसी को सजा मिलती है धर्म के नाम पर। तो कौन सा धर्म है? और इन धर्मों से निकली संस्कृति जैसे हम जी रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि धर्म से स्वतंत्र संस्कृतियां हम में से कोई नहीं जी रहा है, बहुत कम, इक्का दुक्का जो अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर, अपने रीजन के आधार पर, विवेक के आधार पर अपने जीवन की संस्कृति चुनते हैं, वो मेरे ख्याल से 0.05% भी इस देश का नागरिक नहीं है, बहुत कम है। तो जब हमें संस्कृतियां धर्मों से ही मिली जुली मिल रही हैं, उन्हीं से निकली संस्कृतियों में हम जी रहे हैं, तो कोई भी धर्म लें आप, कोई भी धर्म मैं चैलेंज देती हूँ। आज इस समय सारे धर्मों को उदाहरण देने का वक्त नहीं है, मैंने खुद ही कम समय में खत्म करने को कहा था, पर मैं जान रही हूँ मैं ज्यादा वक्त ले रही हूँ इस समय, कि कोई भी धर्म ले लीजिए, उसमें निकली हुई जो संस्कृति है जिसे ज्यादातर लोग जी रहे हैं, उसमें वो चेतना कहाँ है कि स्त्री बराबर का हक रखती है और गरिमा जैसी कोई चीज स्त्री के जीवन में भी होती है, आत्मनिर्भरता स्त्री के जीवन में भी कोई चीज होती है, होनी चाहिए। ये कितने %, कौन सी संस्कृति हमें ये बात देती है? तो नई संस्कृति के गढ़ने का जो समतावादी लोगों ने नारा दिया था, हम तो उनके भी घरों में देख चुके हैं क्या होता है, उनके यहाँ शादियां कैसे होती हैं। बहरहाल ये अपने साथियों की क्रिटिसिज्म का वक्त नहीं है, लेकिन जरूर हमें आत्मचिंतन की भी जरूरत है आज। और जो जिस तरीके की हम विवशता देख रहे हैं कि तमाम तरीके की योजनाओं के बावजूद अब वो एक मिशन महिला शक्ति या नारी शक्ति मिशन है, जिसमें कि दिखावटी काम बहुत हो रहे हैं। एक पिंक पेट्रोलिंग भी स्थापित हो गई है हमारे लखनऊ में, हो सकता है पूरी यूपी में। एक तो ये देखिए कि वो पिंक और आसमानी का तो भेद चल ही रहा है ना, जो लड़के और लड़कियों का ब्रिटिश कम्युनिटी से निकला था कि कौन किस रंग के कपड़े पहनेगा जेंडर के हिसाब से, तो अधकचरी मानसिकता से निकली ये जो सरकारी योजनाएं हैं,
ये रेप जैसी समस्या ना तो उनके लिए या स्त्री अधिकार वाली जो समस्या है ना तो उनके लिए प्राथमिकता है उसकी, और ना सिर्फ ये कि उसकी प्राथमिकता नहीं है, उनकी अपनी जो विचारशीलता है या कहिए आइडियोलॉजी है, उसमें तो वो परंपरा की ही तरफ हमें ले जाना चाह रहे हैं। मनुस्मृति तो करीब-करीब पूरी लागू हो चुकी है अब हमारे देश में, और उसी का एक हिस्सा है उसी किताब में जिसमें लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसको कि ये लोग कोट करते-करते थकते नहीं, हमारे प्रोग्रेसिव लोग भी कोट करते-करते थकते नहीं। उसी में 2 श्लोक आगे क्या लिखा है ज़रा पढ़ लीजिए, और बाकी के पन्नों में क्या लिखा है वो तो सब लोग इसकी क्रिटिक आप बहुत बार अपने बीच भी कर चुके होंगे, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता के समानता के लिए, पूर्ण समानता के लिए उसके स्त्री के छोटे अपमान और कमतर बनाने की बातों को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे, तो सिर्फ रेप पर आंदोलन करना रेत में से सरसों निकालने की फसल उगाने जैसा होगा। हमें वहीं उन चीज़ों को भी उतनी गंभीरता से लेना होगा। और आखिरी चीज़, मैं बहुत टाइम मैंने ले लिया है अपने इरादे के खिलाफ, ये कि आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक बड़ी चीज़ और लगती है और आज के माहौल में वो ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी और मध्य प्रदेश, यूपी ला चुकी है, मध्य प्रदेश वगैरह ला रहे हैं, इश्क प्रेम की जो बात है। मुझे लगता है कि तमाम सारी ये जो सांस्कृतिक कारण है, औरत की कमतरी का है, हिंसा को बढ़ावे की जो बात है, इन सब के अलावा एक बहुत बेसिक और बहुत ही मजबूत कारण मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ वो भी संस्कृति में ही शामिल है, और आज के माहौल में कुछ उसको राजनीतिक रूप से भी बहुत बढ़ावा मिला है। वो ये कि देवी देवता प्रेम करें तो ठीक है, बहुत वो पवित्र चीज हो जाती है। हमारे देश में कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो प्रेम करता ना दिखाया हो। और अगर आप पुराण पढ़ें तो शिव और पार्वती के बारे में जो आख्यान है, नैरेटिव्स हैं, वो जो लोग श्लील और अश्लील का भेद मानते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ उसके बारे में, लेकिन जो लोग मानते हैं वो उसको आज जो अश्लील चीजें कही जाती हैं उनसे कहीं ज्यादा अश्लील है। तो उस देश में जहां पर कि मैथुन तक को, यानी इंटरकोर्स, फिजिकल इंटरकोर्स तक को एक विस्तार से बयान किया गया है छंदों और दोहों में, वहां पर दिल के अंदर जो प्रेम उपजता है भावना के रूप में, जो जिसका कि शरीर से उतना गहरा रिश्ता नहीं भी होता है, क्योंकि शरीर वाली चीज को पता नहीं क्यों हम लोग बहुत बड़ा पाप मानते हैं, मैं नहीं मानती, वो हमेशा मिला हुआ होता है। दिल मन और शरीर का प्रेम मिला जुला होता है, लेकिन जो एक और लोग समझते हैं उस हिसाब से, तो अगर हम इंसानों के स्तर पर देवी देवताओं के प्रेम की तरह से इंसानों के प्रेम को स्वीकृति नहीं देते, और बल्कि मैं कहूँगी स्वीकृति ही नहीं, हमें उनको सपोर्ट और सेलिब्रेट भी करना चाहिए होता है। मैंने कुछ दूसरे समाजों में ऐसा देखा है, जो वो लोग भी बड़े कट्टर थे, प्रेम के विरोधी हुआ करते थे, खुद अपना साथी चुनने के विरोधी हुआ करते थे, पर उन्होंने बदला है अपने को, और किसी भी दूसरे एक लड़के एक लड़की या 2 लड़कों के बीच में हो, लड़कियों के बीच में हो, प्रेम को किस तरह से कम्युनिटी आमतौर पर, हमेशा नहीं आमतौर पर सपोर्ट करती है, वो हमारे सीखने की चीज है। हमारे यहाँ क्या है कि हम प्रेम देवी देवता करें तो पवित्र, इंसान करे तो बहुत गंदी बात है, बहुत खराब बात है, वो बदचलनी है। तो अगर ये है तो फिर रेप तो होना निश्चित है। अगर प्रेम जैसी चीज को हम जगह नहीं देंगे, हम इश्क को, प्रेम को गंदी चीज मानेंगे, तो फिर बच क्या जाता है, शरीर बच जाता है। तो शरीर की जैसे आप भूख मिटाते हो खाना खाने की,
उसके साथ डोमिनेंस का जो एक एलिमेंट है, जो बार बार साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि रेप में संतुष्ट करने की बात कम होती है, डोमिनेंस की बात ज्यादा होती है। तो चूंकि ये आपाधापी वाला समाज है, ऊंचे और नीचे वाला समाज है, कौन किसको डोमिनेट करता है उसी की भैंस होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर ये वाला ही सिस्टम चल रहा है और आज भी चल रहा है, तो फिर रेप तो होना ही है और स्त्री के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट तो होना ही है, उसे किसी के कब्जे में तो होना ही है। तो मुझे लगता है कि जब तक प्रेम को स्वीकृति और आदर और सेलिब्रेशन की चीज हम नहीं मानेंगे, तब तक ये समस्या हमारे साथ रहेगी। और ये बात आज और भी ज्यादा जरूरी है, जबकि हमारे यहाँ एक नया ऑर्डिनेंस आया है जिसमें कि एक धर्म के लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनकी दुर्दशा की जा रही है और घर तोड़े जा रहे हैं। आप रोज पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो आज ये 4 बार रेखांकित करने वाली बात है कि हम प्रेम को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और रेप को खत्म करना चाहते हैं। जब प्रेम बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि डोमिनेंस भी कम होगी। हालांकि कुछ प्रेम विवाहों में भी मैंने देखा है डोमिनेंस, तो वो आदतें थोड़ी सी देर में जाएंगी, लेकिन कहीं कमतरी होती है उससे, और रेप मेरे ख्याल से खत्म नहीं होगा तो कम, बहुत कम जरूर होगा, एक बार अगर प्रेम की स्थापना हो जाए। तो मैं अंत करूंगी कह के कि हमें बराबरी और प्रेम का समाज चाहिए, उसका साम्राज्य चाहिए, तो शायद इस समस्या में एक बहुत बड़ी चोट लग पाए। शुक्रिया पद्मा। और अब कुछ सवाल हो तो मैंने बहुत वक्त ले लिया, मैं माफी चाहती हूँ। तो सवाल हो तो आप बताइए। शुक्रिया रूपिका जी। और अब जो सवाल हमारे पास चैट बॉक्स में आए हैं, तो मैं सुनाई दे रही हूँ ठीक से? हाँ, आप सुनाई दे रही हैं लकीली। हाँ, जो सवाल मेरे पास आए हैं हम लोग के पास चैट बॉक्स में, तो उनको इस एक प्रश्न को छोड़कर मैं बाकी सवालों को उनके पूछे जाने के क्रम में ही लूंगी। और अगर आप लंप कर सकें कि एक से हो। हाँ जी, वो करूंगी। लेकिन यहाँ एक सवाल को मैं क्रम में हुए पूछना चाहूंगी। ये पता नहीं क्यों खरखराहट बहुत आ रही, कोई तार तो नहीं छू रहा आपका? हाँ, हेलो। अभी ठीक है? हाँ, कुछ खरखराहट है, जैसे कहीं पैर लग रहा हो या तार खींच रहा हो। ठीक है, आप, मैं सुन रही हूँ जी। इस पूछे जाने के क्रम को तोड़ते हुए मैं बस एक प्रश्न, कृष्ण सिंह जी हैं दिल्ली से, हमारे पुरुष साथी हैं और हम एक तरह से स्टीरियोटाइप लेडीज फर्स्ट सुनने के आदी हैं, उसको तोड़ते हुए मैं इनके प्रश्न को पहले रख रही हूँ, फिर बाकी प्रश्न हम पूछे जाने के क्रम में ही लेंगे। ये डिस्टर्बेंस बहुत है पद्मा, क्या बात है? मेरे यहाँ तो कोई तार नहीं छू रहा कहीं, क्या बात? हेलो, निधि के फोन से है? निधि शायद अभी आ रही है आपका? अगर चार्जिंग में लगाया हुआ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी साथ में है तो उसको हटा कर देखिए। नहीं, अब साफ सुनाई दे रहा है? निधि की तरफ से ही आ रहा है। अच्छा, अभी कैसा है? अब बेटर है। तो दिल्ली से कृष्ण सिंह जी ने सवाल पूछा है कि कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन हाउ कैन वी इंश्योर द रोल ऑफ मेन इन द प्रोसेस ऑफ जेंडर इक्वालिटी? रूल ऑफ मेन, पुरुषों का रोल जेंडर इक्वालिटी स्थापित करने में, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, देखिए, एक तो बात तो ये सीधा जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगी कि हम लोगों की साझी दुनिया की अप्रोच बराबर ये रही है कि एक तो ये कि हम बिल्कुल नहीं मानते कि सब पुरुषों का किया धरा है वो निर्मम होते ही हैं, वो बहुत जुल्म कर रहे हैं। ये एक जो ढांचा है समाज का, जिसमें जेंडर डिवीजन करके औरतों को कुछ काम और फितरत सोची गई है और उनकी दूसरी, तो अनफॉर्चुनेट ये रहा कि आदमियों को सख्त और मजबूत और ये सब ही माना गया
उनके अंदर सहृदयता उनकी परिभाषा में डाली नहीं गई। ये पुरुषों के साथ अन्याय हुआ है और उन्हें इसके खिलाफ झंडा बुलंद करना। तो एक तो रोल यही है कि वो ये आंदोलन, हम तो हमेशा कहते हैं जब भी कहीं जाते हैं हम और हमारे साथी, कि देखिए पुरुषों के साथ भी इस व्यवस्था, मर्दवादी व्यवस्था में मर्द भी नुकसान में है, और इसको हम डिटेल में बात करते हैं। इस समय डिटेल में बात का वक्त नहीं है, लेकिन बस संक्षेप में ये देखिए कि पुरुषत्व की जो परिभाषाएं दी गई हैं वो बहुत खुश होने लायक नहीं है। उसको टफ होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए, झगड़ा झंझट करे तो वही करे, कमा के वही लाए, ये एक उस पर जो जिम्मेदारी जिससे कि वो बहुत हमेशा त्रस्त रहता है। तो पुरुषत्व की परिभाषा बदलने के लिए एक आंदोलन आप लोग चलाएं कि पुरुषों की परिभाषा में भी जो मानवीयता के गुण हैं वो शामिल किए जाएं, जो औरतों की परिभाषा में शामिल किए जाते हैं, सहनशीलता, त्याग, तपस्या, ममता, सेवा, ये सारी चीजें हम सिर्फ औरतों से जुड़ी लोगों से सुनते हैं, और कहानी हो, उपन्यास हो, उन्हीं के संदर्भ में। तो ये मांग, इस बात को प्रचलित करिए, बार बार कहिए, उसके लिए आंदोलन करिए कि पुरुषत्व के बारे में अपना नजरिया बदलो। हम भी इंसान हैं, ये अच्छे अच्छे गुण हमारे में भी होते हैं और हमें इनको विकसित करने का मौका दो। बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो उसको आप कुंठित मत करिए, हमें रोने दीजिए। हमें डर लगता है तो आप मानिए कि हम लड़के होके भी डर सकते हैं, हम लड़के होके भी अपने बात को छोड़ के दूसरे की बात मान सकते हैं। ये आदमी का जिद्दी होना जरूरी नहीं। नंबर 2 ये है कि ये साझा लड़ाई है। अगर सिर्फ औरतों के ही दृष्टिकोण से सोचा जाए तो मेरे तो संगठन में आदमी और औरत दोनों इस अभियान में शामिल हैं, और पूरे देश में भी आप पाएंगे कि इस अभियान में आदमी औरत दोनों शामिल हैं। तो आप लोग औरतों, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये लोग कहते हैं, हम तो नहीं कहना पसंद करते हैं केवल विमेन ऑर्गेनाइजेशन, तो जो औरतों के मुद्दों पे काम कर रहे हैं उनमें पुरुष भी, जो संवेदनशील पुरुष हैं, वो ज्यादा एनरोल हो उसमें, बराबर परोक्ष भी और अपरोक्ष भी दोनों तरीके की साझेदारी करें, आगे बढ़ चढ़ के आए और अपनी भी परिभाषा को बदलने के बार बार कैंपेन चलाएं। ये बहुत कारगर होगा। कुछ संतोषजनक लगा? अच्छा, और आगे? कृष्ण सिंह जी, मुझे लगता है कि आप इस जवाब से और रूपिका जी के विचारों से संतुष्ट होंगे। अब इसके बाद मैं साथी रेनू का सवाल लेना चाहूंगी। रेनू ने पूछा है कि जहां एक तरफ हम मीटू जैसे विषय और कॉम्प्लेक्स जो सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल वायलेंस की अंडरस्टैंडिंग है, एक तरफ तो हमारे मुद्दे वो हैं, और दूसरी तरफ आज भी हम 1980 के समय के जो सवाल हैं वो भी हैं। तो ऐसे में नारीवादी आंदोलन के लिए क्या रास्ता है आगे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? ये जानना चाहती हैं दिल्ली से साथी रेनू जी। रेनू जी, मैं शायद इस बारे में मुझे कम जानकारी हो, क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ करीब जो 20वीं शताब्दी का जो 60वां दशक था, तब से थोड़ा सा जो खुल करके जो जेंडर केंद्रित डिस्कोर्स था वो शुरू हमारे हिंदुस्तान में करीब हो। हालांकि उदाहरण तो आपको 19वीं और 18वीं शताब्दी में भी और इवन वैदिक काल में भी मिल जाते हैं कि कैसे गार्गी ने जिद्दोजिद्द और कलावती ने पढ़ा समझा और लोहा लिया, उनको उदारता में नहीं मिला था। लेकिन खुल करके बिल्कुल साफ साफ डिस्कोर्सेस 6वें दशक में 20वीं शताब्दी के, तो उस समय मतलब हम लोग तो काफी बड़े थे ही उस समय, हमारी उम्र के लोग। तो उस समय जो मुद्दे थे और आज के मुद्दों में मैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझती हूँ। अगर आपका मतलब है कि जो बातें उस समय औरतों के मुद्दों पे काम करने वाले लोग और लिखने पढ़ने वाले लोग जो उठा रहे थे, तो बात दूसरी है कि शुरू में तो काम करने की बात ज्यादा भी, हमें भी काम करना है, हमें भी काम का,
फिर बाद में ऐसी भी बाजार पनपा और ऐसी स्थिति आई कि जबरिया काम कराने की भी मांग आने लगी, मैट्रिमोनियल वैल्यू बन गई वो। तो हमें कहीं उससे तटस्थता भी चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज भी करना है। तो समय के साथ कुछ इस तरह तो बदलाव मुद्दों में आया है, लेकिन जो बातें उस समय उठाई जा रही थी उसके अलावा जमीन पर अंडर करंट के रूप में मुद्दे तो तब भी वही थे जो आज है। अब ये है कि किसी में भयानकता बहुत बढ़ी है, किसी में कुछ प्रिसीजन ज्यादा बढ़ गया है, कुछ ज्यादा पैने हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे पास शब्दावली, ज्यादा मुकम्मल शब्दावली आ गई है। और सिनेरियो में थोड़ा बहुत बदलाव इस प्रकार का आया है कि एजुकेशन का परसेंटेज बदला है, काम करने वालों का बदला है, कुछ अपनी न्याय की एक्सेस थोड़ी सी बढ़ी है, ये बात जरूर है। पर मुझे नहीं लगता कि मूल मुद्दे 80 के दशक से और अभी जो 21वीं सदी है इसमें आज के मुद्दों में कोई बहुत ज्यादा फर्क आया है। रेप तब भी होता था, मारपीट खूब होती थी, दहेज की हत्याएं होती, सब कुछ होता था। एक तो पता ज्यादा नहीं, रिपोर्टिंग बहुत कमजोर थी, साधन नहीं थे। दूसरा ये है कि तो डेटाबेस हमारे पास है नहीं कि हम कंपेयर करें, लेकिन फिर भी बात सही है कि हमारा समाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ है, तो उसके साथ प्रॉब्लम ज्यादा नुकीली हुई है। और दूसरी तरफ हमें कुछ कुछ आजादियां भी मिली हैं। पर मुद्दे, अगर आप कोई मुद्दा बताएं तो हम प्रिसाइज डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मुद्दे बिल्कुल वही हैं जो 80 के दशक में थे, आज भी। उनके कुछ के तो उनका चोला बदला है, उनकी अभिव्यक्ति बदली है और कुछ ग्रेविटी बदली है। इसके बाद मैं प्रज्ञा जी का सवाल लेना चाहूंगी। प्रज्ञा जी ने पूछा है कि जो समाज में बाइनरी है, सेक्सुअल आइडेंटिटी की जो बाइनरी है जी, तो लड़कियों, महिलाओं और नॉन बाइनरी पहचान वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे हम जिन्हें LGBTQ प्लस LGBT तो उनके चुनावों और सहमति की अवहेलना समाज में जब तक जारी है तब तक समाज में यौनिक हिंसा खत्म करने का रास्ता नहीं बनता है। इस विषय में आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल सही है, मैं प्रज्ञा जी से पूरी तरह सहमत हूँ। और चूंकि देखिए जो बाइनरी है ये है भी और नहीं भी, इस अर्थ में कि जो LGBTQ है, ठीक है ना, इनमें हो ये रहा है कि इनका तो मतलब कि इनकी दास्तान महिला मुक्ति की दास्तान या महिला शोषण की दास्तान से कहीं ज्यादा भयानक है। आमतौर पे क्या होता है कि जो चाहे हेट्रोसेक्सुअलिटी की बात हो, चाहे होमोसेक्सुअलिटी की हो या थर्ड सेक्स की बात हो, तो या तो वो जिस तरह से हमने फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी को डिफाइन किया, जो पारंपरिक डेफिनेशंस हैं, उनका एक मिक्सचर या तो मिलता है, तो आप उनकी जिंदगी में दो फाड़ अलग देख सकते हैं, दो तरह के। जेंडर की रचना कोई तीसरी सेक्स की, तीसरे सेक्स के लोग हमें मिलते हैं, उनके जीवन में इन्हीं का मिक्सचर मिलता है। लेकिन जेंडर की जो रचना हम रचते हैं स्वाभाविक रूप से, अल्लाह या भगवान या प्रकृति तो हमें नहीं देती है। जेंडर तो दो ही तरह का रचा गया है, ऐसा मेरी समझ है। जो एक फेमिनिटी डिफाइंड, पारंपरिक रूप से डिफाइंड फेमिनिटी के आधार पर एक है, और एक पारंपरिक रूप से डिफाइंड मैस्कुलिनिटी के आधार है। बाकी जो LGBT का सवाल है उसमें इनका या तो मिक्सचर या दो एस्पेक्ट्स, कभी इस तरह का कभी उस तरह का मिलता है। या होमोसेक्सुअलिटी में आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक पारंपरिक मैस्कुलिन का रोल अदा करता है, एक पारंपरिक फेमिनिन रोल अदा करता है। तो जब हम इस तरीके की डोमिनेंस की बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं, तो बार बार हमें इस बाइनरी में घूमना पड़ता है। मैं उसको गलत नहीं मानती, लेकिन ये जरूर है कि हम उस तीसरे सेक्स की बात ना करें जिसका कि कोई अलग से जेंडर नहीं रचा गया, लेकिन वो प्रकृति ने उनके तीसरे तरीके की सेक्स को लेकर के, या सेक्स उनका इन्हीं में से एक है, लेकिन उनकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं
जो सेक्सुअल ऑप्शंस हैं वो जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, वैसे नॉर्मल एबनॉर्मल यहाँ पर मैं नहीं मानती, लेकिन जो लोग समाज नॉर्मल कहता है उससे थोड़ा भिन्न है, लेकिन उसमें कोई अलग जेंडर के मसला नहीं है। इसलिए वो पूरा डिस्कोर्स मेरा भी उस तरह का रहा, लेकिन मैं आपसे एग्री करती हूँ कि जरूर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम LGBT की तरफ से ज्यादा गंभीरता से, बल्कि कभी उनकी पर केंद्रित करें बातचीत। और आज भी कितने संघर्ष के बाद उनको लीगल मान्यता मिली है, उसके बाद भी अभी देखिए जो विवाह का मामला था, सेम सेक्स मैरिज का, तो केंद्र सरकार ने क्या कचहरी में अपना विचार भेजा, ये गलत मानते हैं इस बात को वो। तो अदालत लाख रोड़े अटकाने पे इतने लंबे संघर्ष के बाद उनको एक हिंदुस्तान में लीगल मान्यता उस सेक्स को मिली, लेकिन तमाम हक उनको अभी भी नहीं मिल पाए हैं। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम उसकी बात करें, उसके लिए काम करें, उनके साथ शामिल हों और वो हमारे साथ शामिल हों। अगर मेरा जवाब बहुत ठीक नहीं लगा तो आप बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। लिख सकती हूँ यदि आपको दूसरा सवाल भी प्रज्ञा जी का ही था और वो पहले सवाल से जुड़ा हुआ है, हालांकि वो उनसे सवाल पूरा नहीं दिखा। पद्मा जी कुछ अपने यहाँ की आवाज का कीजिए, फिर वो बहुत खरखराहट है, सुनाई नहीं दे रहा साफ। अच्छा, मैं फिर से बोल रही हूँ। हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। दूसरा सवाल भी प्रज्ञा जी का ही था और वो पहले ही सवाल से जुड़ा हुआ है और पूरा लिखा नहीं गया है, लेकिन उसमें उन्होंने एक पूछा है कि क्या आपको लगता है कि समाज में गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने वाले संगठन आपको लगता है क्या? रिपीट करिएगा। समाज में गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने वाले संगठन जब तक यौनिकता और यौनिक रुझानों यानी सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल चॉइसेस के सवालों को लंबे समय तक ताक पर या हाशिए पर रखते आए हैं, जबकि सभी सेक्शनैलिटीज को देखते हुए ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और जाति वर्ग के सवालों पर बात, और यहाँ पे सवाल पूरा नहीं हुआ है सर। अच्छा हो सकता है, मैं गेस करती हूँ, हाँ शायद वो कहती हूँ कि उस पर उतनी बात नहीं हो रही है, जातिवादी उस पर जनरली। देखिए ये शिकायत मैं पहले कह सकती हूँ सवाल, सॉरी मैं सवाल शायद, हाँ प्लीज बोलिए, आप वो क्वेश्चन पूरा टाइप हुआ, आप जरूर बोलिए। हाँ, मेरा सवाल यही था, आप बिल्कुल सही समझी रूपरेखा जी, कि मेरा सवाल यही था कि ये संघर्ष जो हम कर रहे हैं जाति वर्ग को मिटाने के लिए और हर किस्म की गैर बराबरी को मिटाने के लिए, तो जब तक हम यौनिकता के सवाल और यौनिकता के संबंध में जो रुझान है उनका भी इन सबसे एक इंटरसेक्शनैलिटी का रिश्ता बना हुआ है, तो जब तक हम उन सवालों को नहीं छेड़ेंगे तब तक पितृसत्ता की जो घेरेबंदी है उसको कहीं ना कहीं तोड़ना बहुत मुश्किल है। हम लंबे समय तक कहते रहे कि हमारे लिए रोजी रोटी का सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यौनिकता या आनंद इनके सवाल जो है वो गैर जरूरी है, लेकिन जब हम सम्मति की बात करते हैं जो बलात्कार के संबंध में महत्वपूर्ण है, उसमें जब तक हम यौनिकता और आनंद की बात नहीं करते तब तक ये चीजें टूटना बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। आपके विचार जानना चाहूंगी। सॉरी लंबा। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, बस इतना सा मतभेद मेरा इस समय है, हो सकता है मैं इस बारे में गलत हूँ तो मैं आगे सोचूंगी, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि एक वक्त था करीब 1-1.5 दशक तक जबकि हमारे यहाँ खुल करके साफ लफ्जों में जेंडर डिस्कोर्स शुरू हुआ, वो जो 60s में 1960s में मैंने बताया था, उसके तब 1-1.5 दशक तक कुछ बहुत जनरल मोटे मोटे मुद्दे ही उठते रहे, लेकिन वो भी लाजमी था क्योंकि हम कदम ब कदम ही आगे उतरते हैं और बारीकी में जाते हैं। वो कोई मुझे इसके इतिहास में गलत चीज नहीं लगती, लेकिन तब ये क्रिटिसिज्म था और इसीलिए कुछ दलित महिलाओं की अलग इदारे भी बने, संस्थाएं बनी, लेकिन अब आज ये कहना तो मुझे गलत थोड़ा लग रहा है कि इसमें नहीं है। खूब डिस्कशन है दलित महिलाओं के मुद्दों पर भी और
उच्च सवर्णों की भी कि वो किस तरह से एक दूसरी तरह की कैद में जो सवर्ण जिनको हम कहते हैं हिंदू वर्ण व्यवस्था में, उनमें और दूसरे जो धर्म है उनमें अलग अलग तरीके की, लेकिन कुल मिला के फिर वो एक ही तरह की कैद बन जाते हैं, लेकिन रास्ते फर्क है, रूप फर्क है। उस पर काफी डिस्कशन है, लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि आज उस पर चुप्पी है। और जहाँ तक यौनिकता की बात है, पिछले 3 दशकों में यौनिकता के सवाल पर जमकर बातचीत हुई है, लिखा गया है, और काफी हमारा जो डिस्कोर्स, जेंडर डिस्कोर्स रहा है, वो यौनिकता प्रधान रहा है। तो मुझे ये नहीं लगता कि उस पर बात नहीं है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। उस पर बहुत बातें हैं, और सेक्सुअलिटी पे तो बहुत इधर पिछले 2-3 दशकों में बोला भी गया है, लिखा भी गया है। इतना सा ही मतभेद है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो हम देख ही रहे हैं कि पर्याप्त नहीं है। चाहे वो वही पुरानी जनरल बात हो कि भाई हमें मारो मत, सिर्फ इतना, हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं हमें मारो मत, बाकी चाहे जितना गुलाम बना के रखो, मानसिक प्रताड़ना करो। ये बहुत मोटी सी एक घटिया सी डिमांड है ना ये, लेकिन यही थी पहले। लेकिन वो भी तो बंद नहीं हुई इतने सालों से कहने और काम करने पे, मुकदमे करने पे, फिर भी वो भी बंद नहीं है। तो काम तो हमें सभी पर करना है। जो पुरानी मांग थी वो भी पूरी नहीं हुई है, और हमारी समझ और गहरा रही है, गहरे जा रही है। तमाम आयाम जो हमसे छूटे हुए थे वो अब मुझे नहीं लग रहा बहुत छूट रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बारीकियां छूटी हैं। तो हम और आप जैसे लोग उसको फिर शुरू करें। अगर आपने उस पर ज्यादा सोचा है तो प्लीज आप भी कुछ इसमें आगे पहल करें। हम लोग पीछे चलने को तैयार हैं और उसको और ज्यादा अच्छे से पकड़ने को तैयार हैं। हाँ पद्मा। प्रज्ञा जी, आपको अपने सवालों का जवाब मिला होगा। और अभी जो हमारे पास समय है हाथ में, उसमें एक बहुत जरूरी सवाल आया है। प्रज्ञा, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, सहमत हूँ। जहाँ पे असहमति है उस पे और आगे मैं रूपरेखा जी से, मेरे पास उनका संपर्क है, मैं उनसे बात करूंगी। जरूर। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल साथी अर्पिता की ओर से आया, और ये सवाल जब हमने अपने प्रोग्राम की सूचना दी लोगों को, तो बहुत सारे लोगों का भी सवाल था। इसलिए मैं चाहूंगी कि रूपरेखा जी इस पे थोड़ा बात करें कि कल्चर एक सकारात्मक शब्द होता है और होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में रेप कल्चर या बलात्कार की संस्कृति शब्द के प्रयोग पर क्या हमें पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? रूपरेखा जी, आप म्यूटेड हैं। आप म्यूटेड हैं, आप अपने को अच्छा, वो अनम्यूट करें। अपने आप वो आ जाता है, फ्लैश होके, अनम्यूट होके, पता नहीं ये पूरा सेटअप क्या है। हाँ, तो आप है ना? आप सुन पाई थी, प्रश्न सुन पाई थी पूरा? हाँ, प्रश्न सुन लिया जी। अच्छा, ठीक। कि वो सकारात्मक शब्द है। संस्कृति तो हम रेप की संस्कृति कहते हैं, यही तो मतलब था ना? हेलो हेलो। हाँ जी, मतलब प्रश्न ये है कि कल्चर या संस्कृति एक सकारात्मक शब्द होना चाहिए, तो ऐसे में बलात्कार की संस्कृति या रेप कल्चर शब्द के प्रयोग पर क्या हमें पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? देखिए, अपने आप बार बार म्यूट हुए जा रहा है, मुझे नहीं पता पूरे सेटअप में क्या गड़बड़ है। हाँ? तो सुनाई दे रहा है ना? सुनाई पड़ रहा है जी जी जी। अनम्यूट कर लीजिए रूपरेखा जी। रूपरेखा जी आप अब देखिए ना, अपने आप वो अनम्यूट आ गया। आपके किसी कंट्रोल करने वाले की तरफ से तो नहीं उंगली लग जाती है वहां? आप जरा देख लें। बहरहाल अभी मैं जल्दी से, अभी खुला हुआ है, मैं जल्दी से बात कर लूं।
Again gone, ma'am. अनन्या, मैं वो देखिए वो बार बार डन स्पीकिंग आप बोलिए। अनन्या, चेक करो। ही खराब है, इसमें म्यूट हो जा रहा है, हर 1 सेकंड के बाद वो म्यूट हो जा रहा है। और अनन्या चेक करो। मेरे ख्याल से उधर से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्षा और हमारे अनन्या दोनों ही देख रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई और इधर चीज से खुली नहीं है। नहीं हो रहा है। हम लोग नहीं हाँ। कर रहे हैं, म्यूट वो कोई और इशू होगा, हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इसे। ओके, अच्छा, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने की, जल्दी से करके फिर अब खत्म कर लेते हैं पद्मा, क्योंकि कुछ सेटअप हाँ। काम नहीं कर रहा। ठीक है। मैं वर्बल बहस में मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ झंझट ही है, वो ज्यादा कारगर नहीं होता है। आप उसको कहें तो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, आप संस्कृति शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जब वो किसी के साथ लगकर के शब्द कहा है, लेकिन ये रेप बहुत जोर नहीं देना चाहते। आप उपयुक्त काम कर नहीं रहा है पद्मा, मेरे ख्याल से अब विदा लेना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। साथी पद्मा जी से स्पीकिंग वाला ऑप्शन बार बार हर 1 सेकंड के बाद वो अनडन हुए जा रहा है। आप अगर आपका फोन चार्जिंग में लगा है तो शायद उस वजह से हो रहा हो, आप चार्जिंग से हटा के देखिए। मैं भी चार्जिंग में कर चुकी हूँ बात। अभी चार्जिंग से हटा लीजिए और बस खत्म करते हैं हम लोग। जी। अब इसके साथ ही मैं साथी पद्मा जी से कहूंगी कि वो रूपरेखा जी का शुक्रिया अदा करें। मेरा हमारे साथी इलाहाबाद से ही एक दूसरे साथी थे, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जी, जो अभी इलाहाबाद में नहीं रहते, तो हमेशा कहते थे साथियों का शुक्रिया नहीं कहा जाता है। तो मैं अपने ही बीच से जो हमारे हर एक कॉल पे, हर प्रोग्राम में, हर सुझाव के लिए रूपरेखा जी रही हैं, तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ये कारवां चलता रहे और आप आगे बढ़ती रहें और इस काम को जारी रहे आपके साथ और हम सब इसको आगे ले जाएं। बस मैंने एक कविता आज के लिए रखी थी अंत करने के लिए, तो मैं उसकी चंद लाइनें पढ़ के इसे खत्म करती हूँ। ये पाश की कविता है। सपने हर किसी को नहीं आते, बेजान बारूद के कड़ों में सोई आग को सपने नहीं आते, बदी के लिए उठी हुई हथेली के पसीने को सपने नहीं आते, शेल्फों में पड़े इतिहास ग्रंथों को सपने नहीं आते, सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। इसी के साथ हमारा सपना कुछ कदम कम से कम उस तरफ बढ़े और मैं रूपरेखा जी को आने के लिए शुक्रिया कहती हूँ। आप सबको भी अंजलि, इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और रूपरेखा जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एम्फसाइज किया कि जब तक रोजमर्रा की जो गैर बराबरी है, जरूरी नहीं है कि बलात्कार ही हो हमेशा, लेकिन जब तक रोजमर्रा की जो गैर बराबरी है छोटी छोटी चीजों में उनको स्वीकृति मिली रहेगी समाज में, तब तक बलात्कार की संस्कृति को खत्म करना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ ही अब हम सब विदा लेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।